हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसएससी एजुकेशन। मैं कुमार स्वागत करता हूं आपका जेएसएससी एजुकेशन पर। हम लोग जेपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 में जो सेक्शन एच के जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने इन्वायरमेंट के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं यूएनओ एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। बीच में कुछ दिनों का ब्रेक आया था, पर मैं उम्मीद करता हूं कि अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिला करेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ये इसका पार्ट 1 है। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में देखा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से 1-2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे। बहुत सारे रिसोर्सेज से आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, पर मैं आपको ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी एहसास होगा कि आपने सभी चीज़ों को इसमें नहीं पढ़ा है और कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और हर एक चीज़ों को अपने कॉपी में नोट करते जाइए, जो कि आपको एग्जाम के समय में काफ़ी मदद करेगा। ये इसका पार्ट 1 है। इस पूरे टॉपिक को मैं 2 से 3 पार्ट में लाऊंगा। हम लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटे छोटे वीडियो में ही इस पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पूरे टॉपिक का हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसमें इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो निर्माण हुआ था उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं, इसके अंगों में महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये 6 अंग जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं। आज हम लोग इसमें इसके 3 अंगों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा अगर मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा और फिर आपको काफ़ी बोर फील होगा पूरी इस वीडियो को कंप्लीट करने में। तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो में ही चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका इंटरेस्ट ही बना रहे और चीज़ों को हम बहुत ही आसानी से समझते भी चले जाएं। उसके बाद इस टॉपिक में हम लोग वीटो के बारे में पढ़ेंगे कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को जो एक अधिकार मिला रहता है वीटो का, जिसे कि हम लोग हिंदी में निषेधाधिकार कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडा, उसके आधिकारिक प्रतीक, ऑफिशियल इम्ब्लेम और ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद अंत में हम लोग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए क्या स्थिति है, भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में क्या तर्क है और विपक्ष में क्या तर्क है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इस तरह से इस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा जो और भी इंटरनेशनल एजेंसीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसके 3 टॉपिक, पृष्ठभूमि, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, इसमें 3 अंगों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए है। हम लोगों ने एक जेएसएससी एजुकेशन ऐप लॉन्च किया है, जिसे कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप जेपीएससी टेस्ट सीरीज, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट सीरीज प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जेएसएससी सीजीएल फुल वीडियो कोर्स, झारखंड सीजीएल का फुल वीडियो कोर्स, सभी सब्जेक्ट का सेपरेट वीडियो कोर्स और झारखंड सीजीएल का ही टेस्ट सीरीज, इन सभी चीज़ों को आप इस ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो एक बार आप प्ले स्टोर पे जाइए, इस ऐप को डाउनलोड करके आप देखिए, वहाँ पर डेमो क्लासेस भी अवेलेबल है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर इस पर इनरोल कीजिए। तो चलिए अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी उसके पीछे उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। पिछले वर्ष 2020 में ही इसके 75 वर्ष पूरे हुए। इसी को ध्यान में रखते हुए ये 1945 का जो ईयर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों जरूरत पड़ी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को बनाने की। तो देखें कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था, इस प्रथम विश्व युद्ध से जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं विश्व के, सबको इतनी क्षति हुई थी, चाहे वो जानमाल की हो या फिर आर्थिक क्षति हो, कि वो ऐसा चाहते थे कि अब ऐसा विश्व युद्ध जो है भविष्य में कभी ना हो, ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया, एक ऐसी संस्था का स्थापना किया था जो कि अगले विश्व युद्ध के उत्पन्न होने की संभावना को ही खत्म कर दे। इसकी स्थापना राष्ट्र संघ, जिसे कि हम लोग लीग ऑफ नेशंस कहते हैं, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। पर इसका जो चार्टर है वो 1919 में ही साइन कर लिया गया था, पर यह लीग ऑफ नेशन जनवरी 1920 से अपना कार्य करना प्रारंभ की थी। तो हमें पूछा जाएगा कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1920 में, पर इसका चार्टर जो है 1919 में ही
साइन कर लिया गया था। प्रथम युद्ध की समाप्ति आपको पता होगा कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल के द्वारा किया गया था और इसी ट्रीटी ऑफ वर्साइल में ही राष्ट्रसंघ की स्थापना का जो नींव है उसे रखा गया था। अब आप ये बताएं कि क्या राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य जो था कि वो अगले विश्व युद्ध की स्थिति को उत्पन्न ना होने दे, क्या वह सफल हो पाया था? तो नहीं। महज 20 वर्षों के बाद ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में हुई थी और उसके 20 वर्षों के बाद ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जो कि 1945 तक चलता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो लीग ऑफ नेशन था वो द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा और इसके असफलता का जो प्रमुख कारण था वो था आंतरिक विरोध। इसके जो सदस्य राष्ट्र थे उनके बीच में आपसी विरोध था, आंतरिक विरोध था, जिसके कारण यह प्रभावहीन रहा और द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में यह असफल सिद्ध हुआ और इसी कारण इसे 1946 में भंग कर दिया गया। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति, तभी के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनके मन में एक ख्याल आया कि अब अगर तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो कोई भी राष्ट्र नहीं बचेगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ही परमाणु बम का जो है उपयोग कर लिया गया था। तो तृतीय विश्व युद्ध में और सभी राष्ट्र कितने एडवांस हो गए होंगे, कितने ज़्यादा उन्नत हो गए होंगे, हर एक राष्ट्र के पास परमाणु बम जो है वो रहेगा। तो तृतीय विश्व युद्ध अगर की स्थिति उत्पन्न होती है और यह होता है तो कोई भी राष्ट्र जो है इसे सुरक्षित नहीं बच पाएगा। तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न विश्व शांति को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को जो है स्थापित किया जाए। ये विचार बेसिकली फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का था, पर कहीं न कहीं इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल की भी कुछ भूमिका थी। पर आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो आपका आंसर होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अब उन्हीं के विचार की दिशा में पहल करते हुए 1945 में 23 अप्रैल से लेकर 26 जून, इन सभी डेट को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एग्जैक्ट डेट अगर ध्यान में ना भी रहे तो कम से कम आप महीना ध्यान में रखें, मंथ ध्यान में रखें कि 1945 में अप्रैल से लेकर जून तक संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को शहर में 50 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन क्यों हुआ? इसी सम्मेलन में यह विचार विमर्श किया गया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो कि तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को खत्म कर दे, और इसमें 50 राष्ट्रों ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। और इस बैठक के अंतिम दिन 26 जून को ही संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र जो है वो तैयार किया गया और उसी दिन 26 जून को ही 51 देशों के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, 50 राष्ट्रों ने इसमें भाग लिया था, पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो 51 देशों के द्वारा हुआ था। वो जो 51वां देश था वो था पोलैंड था और पोलैंड की ओर से सोवियत संघ ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक दो एग्जाम में पूछ लिया गया है कि 51वां देश कौन था जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पर अपना हस्ताक्षर किया था। तो आप कहेंगे पोलैंड, पर उसने प्रत्यक्ष रूप से नहीं, सोवियत संघ के द्वारा उसने उस चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की जो परिकल्पना थी यहीं से निर्धारित की गई थी और 24 अक्टूबर 1945 को यह चार्टर जो है वो लागू कर दिया गया और इस तरह से हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो गई थी। ठीक है, अब इसमें कुछ और पॉइंट को देखते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 का जो दिन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी दिन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और अभी तक यह जो है अगले विश्व युद्ध की संभावना को रोक पाया है। तो हम कह सकते हैं कि अभी तक यह सफल रहा है अपने उद्देश्य में। इसीलिए हम लोग 24 अक्टूबर के दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं और 2 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। वो 2 देश कौन से हैं? वो है पैलेस्टाइन और होली सी। पैलेस्टाइन को हिंदी में फिलिस्तीन कहते हैं और होली सी जिसका कि कैपिटल है वेटिकन सिटी। इन 2 देशों को पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा मिला हुआ है और जो पूर्ण सदस्य हैं वो है 193 सदस्य। ठीक है, भारत इसका संस्थापक सदस्य है। संस्थापक सदस्य कहने का अर्थ है कि जो 50 राष्ट्र शामिल हुए थे उस बैठक में, जो कि अप्रैल और जून के बीच में हुई थी 1945 में, उसमें से भारत भी एक था और 26 जून 1945 को जो घोषणा पत्र साइन किया गया था उस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए थे। पर भारत जो है ऑफिशियल तौर पर 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। क्यों? क्योंकि 30 अक्टूबर 1945 को ही भारत ने इसे रेटिफाई किया था
मैंने पर्यावरण के चैप्टर में आपको बताया था कि कोई देश सिर्फ हस्ताक्षर कर ले तो ये नहीं माना जाता है कि वह उस घोषणा पत्र में या उस घोषणा को उसने स्वीकार कर लिया है जब तक कि उसके द्वारा उसे रेटिफाई नहीं कर दिया जाता है। तो भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को इसे रेटिफाई किया था। तो इस तरह से भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ में शामिल हुआ। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत यूएनओ में कब शामिल हुआ, तो आप 24 अक्टूबर 1945 नहीं कहेंगे, आपका आंसर रहेगा 30 अक्टूबर 1945। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे बनाने के, वो हम लोग देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ऐसा इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर शांति और सुरक्षा रहेगा तो ही विश्व युद्ध की स्थिति को हम लोग नकार सकते हैं। अगले विश्व युद्ध की स्थिति को उत्पन्न न होने देना, जो कि प्रमुख इसका उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय समस्या जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। कोई भी राष्ट्र अगर इन समस्याओं से जूझ रहा हो तो उसको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, जिससे कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न न हो। विभिन्न राष्ट्रों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना। कोई भी दो राष्ट्र या दो से अधिक राष्ट्र आपस में किसी मुद्दे पर अगर एक दूसरे में अनबन हो जाती है या तानातनी हो जाती है तो उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम भी संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच मानवाधिकारों में समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। इसका अर्थ है कि किसी एक राष्ट्र में अगर वहाँ के सिटीजन को, वहाँ के नागरिक को कुछ अधिकार मिले हुए हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ये प्रयास रहता है कि अन्य राष्ट्रों में भी, अन्य सदस्य राष्ट्रों में भी उसी तरह का मानवाधिकार जो है उन लोगों को भी प्राप्त हो। एक समन्वय स्थापित करने का ये प्रयास करता है। ठीक है, अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं उसे देखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। ये हैं महासभा, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, और अंतिम है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये जो न्यास परिषद है ये इसे अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि इसकी जो भूमिका है वो 1994 के बाद जो है लगभग खत्म हो गई है। तो इसे खत्म नहीं किया गया है, इसको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि भविष्य में अभी अगर कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो दोबारा इसको रिवाइव किया जा सके। तो इस तरह से इसके टोटल 6 अंग हैं। बारी बारी से हम लोग हर एक अंग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग महासभा के बारे में देखेंगे, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में जनरल असेंबली कहते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 सदस्य राष्ट्र प्रतिनिधित्व करते हैं। मीन्स टोटल जो 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी महासभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए हम लोग महासभा को विश्व की संसद भी कहते हैं, क्योंकि जब सभी राष्ट्रों का इसमें प्रतिनिधित्व हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि यह महासभा जो है एक संसद, एक पार्लियामेंट की तरह काम करेगी और यह विश्व की संसद की संज्ञा इसको दी गई है। प्रत्येक राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार है। इसका तात्पर्य यह है कि महासभा में कोई भी राष्ट्र जो है छोटा बड़ा नहीं है, किसी भी राष्ट्र को ज़्यादा अधिकार या कम अधिकार प्राप्त नहीं है, सभी को एक मत देने का अधिकार है। सभी राष्ट्र महासभा के दृष्टि में इक्वल है। प्रत्येक राष्ट्र से अधिकतम 5 प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। मीन्स एक राष्ट्र से 5 प्रतिनिधि इस महासभा की बैठक में शामिल हो सकता है, पर उनका जो मत होगा अपने राष्ट्र के लिए एक ही होगा। इसकी बैठक, महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। इसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लिया आता है। जो भी इन्फॉर्मेशन को मैंने रेड इंक से मार्क किया है आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है और यह बैठक कब होती है? सितंबर माह में न्यूयॉर्क शहर में। और ये सितंबर माह से शुरू होकर दिसंबर से लेकर जनवरी तक चलती है। ये डिपेंड करता है कि महासभा के समक्ष जो विषय पेश किए गए हैं वो किस तरह का विषय है, उसमें कितना समय लग रहा है। अमूमन हम देखते हैं कि दिसंबर से लेकर जनवरी के माह तक ये महासभा की बैठक चलती है। आपने अगर गौर किया होगा तो पिछले कुछ सालों में हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे शासनाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस महासभा के बैठक में प्रतिनिधित्व किया था भारत की ओर से, और कई बार यूएन में भारत की ओर से यूएन को संबोधित भी किया था। ठीक है, वर्तमान में महासभा के अध्यक्ष वोल्कन वोजगिर हैं, जो कि तुर्की के रहने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से महासभा का अध्यक्ष जो है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे ध्यान में रखिए कि इसके अध्यक्ष कौन है? वोल्कन वोजगिर। महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह भारत से बिलोंग करती हैं और यह पहली महिला अध्यक्ष है महासभा की। और इनके क्रम के अनुसार से देखें तो ये 8वें क्रम की महासभा की अध्यक्ष थी और ये 1953 में चुनी गई थी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि पहली महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थी, जो कि भारत से बिलोंग करती हैं, और ये
क्रमवार अगर देखा जाए तो ये 8वें नंबर की अध्यक्ष थी। महासभा अपनी बैठक में करता क्या है, तो महासभा अपने बैठक में कुछ महत्वपूर्ण जो विषय इसके सामने पेश किए जाते हैं उस पर अपना सिफारिशें वो देता है। कौन कौन से विषय इसके सामने पेश किए जाते हैं उसे देखते हैं। शांति एवं सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा का जो विषय है कि विश्व में शांति कैसे स्थापित की जाए, विश्व के राष्ट्र कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इन सभी विषयों को इसके सामने रखा जाता है। इस पर अपनी सिफारिशें देता है। साथ में बजट पारित करता है, मीन्स पूरे यूएन का, संयुक्त राष्ट्र का जो बजट होता है वो उसको पारित करता है। संयुक्त राष्ट्र का जो बजट होता है वो द्विवार्षिक होता है, मीन्स 2 वर्षों में एक बार लाया जाता है। अभी जो इसका चक्र चल रहा है वो 2019 से 21 का। 2019 से 21 में जो भारत के तरफ से मीन्स हर एक सदस्य राष्ट्र ही इसमें अपने पैसे देते हैं, क्योंकि यूएन के पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वही अपने तरफ से संयुक्त राष्ट्र को फाइनेंशियली जो है वो हेल्प करते हैं, जिससे कि इसके पूरे जो 6 अंग हैं उनके कार्यों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। भारत की ओर से 2019 से 21 का जो बजट है इसमें 0.834% का जो है पार्टिसिपेशन भारत की तरफ से किया गया है। मीन्स टोटल बजट का 0.834% भारत के द्वारा दिया गया है और इस तरह से भारत 24वें स्थान पर आता है। कहा यह जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के बजट में अगर आप 1 से लेकर 25 के रैंक के अंदर आते हैं तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। आपको काफ़ी जो है तवज्जो दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र में कि आप टॉप 25 कंट्रीब्यूटर में हैं। तो इस तरह से भारत 24वें स्थान पर इस बार है। वैसे देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से काफ़ी कम है, पर अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रैंकिंग है भारत को। 193 में अगर आप 24वें स्थान पे आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। नए सदस्यों के प्रवेश पर निर्णय भी महासभा लेती है। जैसे कि अभी कुछ वर्षों पहले ही जो सूडान टूटकर उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान में 2 भागों में विभाजित हुआ था, तो दक्षिणी सूडान को संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सदस्यता दी गई उसका निर्णय महासभा के द्वारा लिया गया था। और यही अंतिम देश था दक्षिण सूडान जिसको कि महासभा में या फिर आप संयुक्त राष्ट्र संघ में ही कह सकते हैं जिसको कि सदस्यता मिली है। सचिवालय के महासचिव के चुनाव में भी महासभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम लोग आगे देखेंगे कि सचिवालय के महासचिव कैसे होते हैं, कौन होते हैं, तो वो आगे हम लोग देखेंगे। बस आप अभी ध्यान में रखिए कि सचिवालय के महासचिव के चुनाव में, सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों के चुनाव में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों के चुनाव में और इकोसॉक के सदस्यों के चुनाव में, इन सभी चुनाव में महासभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही देखें कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसके समक्ष लाए जाते हैं उस पर निर्णय लेने के लिए महासभा में जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य होते हैं उनके 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। मीन्स जो महत्वपूर्ण विषय इसके सामने लाए जाते हैं अगर उस पर किसी तरह का निर्णय लेना हो तो जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। पर साधारण प्रश्न जो होते हैं, साधारण ऐसे कोई निर्णय लेना हो तो बस वो साधारण बहुमत के द्वारा लिया जाता है। विशेष रूप से यह प्रथा देखा गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं। जो स्थायी सदस्य हैं वो यूएन जनरल असेंबली मीन्स महासभा के अध्यक्ष रूप में कार्य नहीं करता है। ये एक प्रथा है, ऐसा कोई रूल नहीं है या चार्टर में लिखा हुआ नहीं है, बस ये एक प्रथा चला आया है कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो कभी भी यूएन जनरल असेंबली महासभा के अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करते हैं। अब अगला है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम लोग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बनाने के पीछे उद्देश्य था वो था अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। यह इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सारे राष्ट्रों के बीच में शांति स्थापित किया जा सके, उनको सुरक्षित किया जा सके और विश्व को अगले विश्व युद्ध की जो संभावना है उससे दूर रखा जा सके। यह इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी और इसीलिए इसको हम लोग पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। जिस तरह से महासभा को हम लोग विश्व की संसद कहते हैं, उसी तरह सुरक्षा परिषद को हम लोग पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 1965 तक यह देखा गया था कि जो अस्थायी सदस्य था उसकी संख्या 6 थी, पर इसके बाद अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। इसमें जो स्थायी सदस्य हैं वो 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? तो यूएसए, ब्रिटेन, चाइना, रसिया और फ्रांस, 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। आप इसको याद रखने के लिए ABCRF याद रखिए। ABC तो याद ही रहेगा, साथ में RF याद रखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C फॉर चाइना, R से रसिया, F से फ्रांस। इस तरह से आप इसको याद रखिए। इन्हीं 5 को स्थायी सदस्य
क्यों बनाया गया, स्थायी सदस्यता क्यों दी गई, तो इसके पीछे भी एक कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरा विश्व दो भागों में विभाजित हुआ था। पहला था एक्सिस कंट्री और दूसरा था एलाइज कंट्री। एक्सिस को हम लोग धुरी राष्ट्र कहते थे, एलाइज को मित्र राष्ट्र से जानते थे। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों देश थे जो कि आपस में मिलकर विपक्षी से लड़ रहे थे। और मित्र राष्ट्र में ये 5 थे, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया और फ्रांस। और हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी, ये जीता था युद्ध में। इसीलिए इन पांचों ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने आप को स्थायी सदस्य के रूप में घोषित किया और शेष 10 स्थान अस्थायी सदस्य के लिए रखा गया था। पहले तो 6 ही था, उसके बाद इसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया। ये अस्थायी सदस्य भी रोटेशन बेसिस पे होते हैं। वो कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। मीन्स पूरे विश्व को 5 क्षेत्रीय आधार में बांटा गया है और उस 5 क्षेत्रीय आधार में हर एक क्षेत्र को कुछ कुछ सीटें आवंटित की गई है और उसी के बेसिस पे उस क्षेत्र से कंट्री चुन के आते हैं जो कि 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल होते हैं। ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है अफ्रीका, जहाँ से 3 सीटें निर्धारित की गई है। मीन्स 3 देश जो है इस अफ्रीकन जो क्षेत्र है, रीजन है, यहाँ से आएंगे। अभी फिलहाल नाइजर, ट्यूनेशिया और केनिया, ये 3 देश जो है अभी अस्थायी सदस्य के रूप में सिक्योरिटी काउंसिल में है। दूसरा जो क्षेत्र है, रीजन है, वो है लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। इसके लिए 2 सीटें दी गई है, 2 देशों को यहाँ से सम्मिलित किया जाता है। अभी फिलहाल सेंट विंसेंट और मैक्सिको, ये 2 कंट्री सुरक्षा परिषद में है। तीसरा है एशिया पैसिफिक, यहाँ से भी 2 सीटें दी गई है और जो 2 राष्ट्र अभी सम्मिलित हुए हैं वो है वियतनाम, जो कि 2020 से लेकर 21 तक रहेगा, 2 साल के लिए 20-21, और इंडिया इसी साल जो है इसका अस्थायी सदस्य बना है जो कि अगले साल तक रहेगा। इंडिया अब तक 8 बार जो है अस्थायी सदस्य के रूप में सिक्योरिटी काउंसिल में पार्टिसिपेट कर चुका है। अगला क्षेत्र है वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स, यहाँ से भी 2 सीटें हैं, 2 देश यहाँ से आते हैं। अभी फिलहाल आयरलैंड और नॉर्वे अस्थायी सदस्य के रूप में है। और लास्ट है ईस्टर्न यूरोप, यहाँ से अभी एस्टोनिया है, इसे इस क्षेत्र को 1 सीट दिया गया है। तो इस तरह से 10 जो सीट है उसे 5 रीजन में बांट दिया गया है और रोटेशन बेसिस पे 2 वर्ष के लिए इस क्षेत्र से कंट्रीज आते हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में काम करते हैं। इनका कार्यकाल जो है 1 जनवरी से शुरू होता है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 1 जनवरी से शुरू होता है और प्रत्येक वर्ष मीन्स हर एक वर्ष के बाद 5 सदस्यों की जो सदस्यता है वो अवधि समाप्त हो जाती है और 5 नए सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। एशिया पैसिफिक और अफ्रीकन ग्रुप, ये अफ्रीकन ग्रुप और एशिया पैसिफिक, इन 2 ग्रुप से अल्टरनेट तौर पर एक सदस्य अरब देश का होना अनिवार्य है। यह इसमें कहा गया है कि अरब देश से एक कंट्री जो है अल्टरनेट एक बार अफ्रीका से और एक बार एशिया से इस सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में रहेंगे। अभी अगर फिलहाल देखिए तो अफ्रीकन से ट्यूनेशिया जो है ये अरबियन कंट्री है, ये अभी अस्थायी सदस्य के रूप में काम कर रहा है। सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य के लिए जापान को शामिल किया गया है। यह 11 बार जो है यहाँ पर इस सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के रूप में काम कर चुका है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टोटल 5 क्षेत्र है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपको कौन कौन से कंट्रीज इस बार 10 अस्थायी सदस्य में है इसे याद रखना जरूरी नहीं है। बस इंडिया का ध्यान में रखें कि इंडिया अभी 2022 तक के लिए है, 8वीं बार इंडिया का यह टर्म है और जापान जो है वो 11 बार जो है अस्थायी सदस्य बन चुका है। तो इन सभी चीज़ों को मोटे मोटे तौर पे आप याद रखें। और जो स्थायी सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता चिरंतर काल के लिए होती है। मीन्स कभी भी वो उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी, जब तक सुरक्षा परिषद रहेगा तब तक वो स्थायी सदस्य रहेंगे। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि वीटो पावर क्या होता है। सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर मिला हुआ है। इसे हिंदी में हम लोग निषेधाधिकार कहते हैं। ये एक ऐसा पावर होता है जिसके द्वारा आप किसी काम को रोक सकते हैं, मीन्स निषेध लगा सकते हैं। ठीक है। इसको अच्छी तरीके से समझें कि कोई भी काम अगर सुरक्षा परिषद में लाया गया कि हाँ इस काम को होना है, तो इस 5 सदस्यों में किसी भी एक सदस्य ने, 5 सदस्य कौन कौन से हैं तो ABCRF, किसी भी सदस्य ने अगर वीटो का यूज़ कर लिया तो वो काम नहीं होगा। मीन्स उस काम को होने के लिए 5 सदस्य की सहमति आवश्यक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 5 की जब तक रजामंदी नहीं होगी तब तक वो काम नहीं हो सकता है। तो यही है वीटो पावर कि किसी भी काम को कोई भी एक कंट्री जो स्थायी सदस्य है वो उस काम को रोक सकता है। तो इस तरह से ये एक तरह का
हम लोग इसको निगेटिव टर्म में यूज़ कर सकते हैं कि एक निगेटिव पावर होता है, किसी काम को कराने के लिए यूज़ नहीं होता है, किसी काम को रोकने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वीटो का रूस के द्वारा किया गया है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। सुरक्षा परिषद का जो बैठक होता है उसका कोई अंतराल नहीं होता है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है कि वर्ष में कितनी बार होगा, या फ्रीक्वेंट होते रहता है और ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी 24 घंटों के अंदर भी मीटिंग हो सकती है। तो ये आवश्यकता अनुसार इसकी मीटिंग होती है, क्योंकि इसका काम ही है पूरे विश्व में जो है एक शांति और सुरक्षा स्थापित रखना। तो एज पर जो इमरजेंसी है, समय के हिसाब से जब भी ज़रूरत पड़ता है इसकी मीटिंग बुलाई जाती है। पर यह देखा गया है कि अमूमन महीने में 2 बार जो है इसकी बैठक कर ली जाती है। सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष है, इसके 15 सदस्यों के अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार प्रत्येक माह के लिए बनाया जाता है। टोटल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो इसमें अल्फाबेटिकल नाम के हिसाब से इसको सजा लिया जाता है, और जनवरी में कोई रहेगा, फरवरी में कोई रहेगा, मार्च में कोई रहेगा, अल्फाबेटिकल नाम के हिसाब से ये चलते रहता है। वर्तमान में चीन इसकी अध्यक्षता कर रहा है, और अगस्त में अल्फ़ाबेट के हिसाब से भारत की पारी आएगी। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल क्रम के अनुसार इसके अध्यक्षों का जो है वो चुनाव किया जाता है। किसी भी मुद्दे पर सहमति के लिए कम से कम 9 वोटों की ज़रूरत होती है। मीन्स किसी भी काम को पूरा करने के लिए इस 5 सदस्य की सहमति तो चाहिए। साथ में जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उसमें से भी 4 का सहमत होना जरूरी है। तो टोटल 5 + 4 9 वोट जब तक नहीं होंगे तब तक वो सुरक्षा परिषद उस काम पे अपनी सहमति नहीं दे पाएगा। इस टोटल 9 वोटों की जरूरत होती है, जिसमें कि स्थायी 5 वोट का अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग अगला जो अंग है सचिवालय, इसके बारे में पढ़ेंगे। सचिवालय क्या काम करता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक अंग है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्य को संपादित करता है। जो भी सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट्स होता है, लिखने पढ़ने वाला काम, कागजी काम जो होता है वो सेक्रेटेरिएट के द्वारा ही किया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों के संचालन में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हर एक चीज़ों का कागजी रूप में रिपोर्ट तैयार करना, उसे फैसिलिटेट करना दूसरे अंगों को, ये इसका काम है, सेक्रेटेरिएट का काम है। ठीक है, इसके सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को हम लोग महासचिव कहते हैं। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कभी कभी हम लोग कह देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो यही सचिवालय के ही महासचिव को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में जानते हैं। अभी एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इनका ये फोटो है, ध्यान में रखें कि कभी भी आपको केबीसी में पूछ लिया जाए इस फोटो को दिखा के ये कौन है, तब बता सकें कि एंटोनियो गुटेरस महोदय हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। मैं जब महासभा आपको बता रहा था तो मैंने बताया था कि महासभा जो है वो सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति करती है, पर वो अपने आप नहीं करती है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे करती है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और कितने वर्षों के लिए इसकी नियुक्ति होती है? 5 वर्षों के लिए इसकी नियुक्ति होती है। इसमें जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें देखें तो पहले महासचिव त्रिगवेली थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में ही त्यागपत्र दे दिया था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है डैग हैमर, जो कि स्वीडन के थे। ये भी महासचिव के रूप में काम कर चुके हैं और इनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी, इसीलिए इनका नाम जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन ऐसे महासचिव थे जिनके की कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई थी, तो आपका आंसर होगा डैग हैमर। ये स्वीडन से बिलोंग करते थे। यूथांट बर्मा ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन हेड थे। मीन्स इसके पहले तक जो भी महासचिव रहा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो यूरोपियन कंट्रीज का रहा हुआ है। पहले नॉन यूरोपियन हेड जो है वो यूथांट थे, जो कि बर्मा से बिलोंग करते थे। ब्यूटरस घाली ये इजिप्ट के थे। इनका कार्यकाल सबसे छोटा था। अमूमन 5 वर्षों का कार्यकाल होता है महासचिव का, लेकिन इनका सिर्फ 4 साल का ही कार्यकाल था। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे छोटा कार्यकाल किस महासचिव का था। तो आपका आंसर होगा ब्यूटरस घाली। कहाँ से बिलोंग करते थे ये? इजिप्ट से। 2 पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले महासचिव कौन कौन थे? तो पहला कोफी अन्नान, घाना से, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आप इनके नाम को जरूर सुने होंगे। इन्होंने 1997 से लेकर 2006 तक महासचिव के रूप में काम किया था। और दूसरा है बान की मून, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करते थे। ये 2007 से लेकर 2016 तक महासचिव के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 3 अंगों के बारे में पढ़ा, महासभा, सुरक्षा परिषद और सचिवालय,
जो 3 अंक बचे रह गए उसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। जितने फैक्ट्स मैंने अभी आपको बताया है इसको आप कॉपी में नोट कर लें, और जो भी रेड इंक से जो है मार्क किया है मैंने उस पर आप ज़्यादा ध्यान दें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इससे बाहर संयुक्त राष्ट्र संघ में आपसे नहीं आएगा, और भी 1-2 पार्ट आएगा तो लगभग सारी चीज़ें मैं उसमें कवर करा दूंगा। आप बस इतना ही ध्यान में रखेंगे तो आपका, मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ वाले टॉपिक से नहीं छूटेगा। आइए आज हमने जो भी पढ़ा उस पर कुछ बेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डिमांड था कि हर एक वीडियोस के बाद सर आप कुछ क्वेश्चंस को दिया करें जिससे कि हमें थोड़ा और फील आए कि हमने क्या पढ़ा है, रिवाइज हो जाए। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पूरे टॉपिक से बन सकता हो उसे मैं आपके सामने रखूं, जिससे कि आपका एक रिवाइज भी हो सके और आपको पूरा एक टॉपिक कंप्लीशन का जो है वो एहसास भी हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, आप बताएं। ज़्यादा समय मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि आपने तुरंत अभी पढ़ा है, आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 1945। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं, तो इसके टोटल 6 अंग हैं। आप मनी मन दोहरा लीजिए कि 6 अंग कौन कौन से हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये 10 होती है। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है और टोटल 15 सदस्य होते हैं। महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, तो महासभा की बैठक वर्ष में 1 बार होती है। किस महीने में होती है, सितंबर में होती है। कब तक चलती है, तो दिसंबर से लेकर जनवरी के माह तक ये चलती है। कहाँ होती है, तो न्यूयॉर्क में होती है। पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और विश्व की संसद किसे कहते हैं, तो महासभा जनरल असेंबली को हम लोग विश्व की संसद कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो इसके वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। ये कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। डैग हैमर हम लोग क्यों ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। बान की मून किस लिए ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये 2 बार पूरी कार्यकाल को निभा चुके हैं महासचिव के पद पर रहते हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा करता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो पहले महासचिव थे त्रिगवेली। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में टोटल 193 सदस्य हैं। अंतिम देश कौन सा है, दक्षिणी सूडान। और पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा कितने देशों को मिला हुआ है, तो 2 देशों को मिला हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अगले पार्ट में मैं इसके अगले जो 3 अंग बच गए हैं उसके बारे में बताऊंगा, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की क्या स्थिति है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के का जो झंडा है उसका आधिकारिक भाषा, उसके ऑफिशियल एम्बलम, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसा लगता है आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब हमारी कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर इंटरवल पे ये वीडियोस मिला करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।